एलियंस धरती पर आ गए हैं धरती का नामो निशान मिटाने। क्या वो धरती को मिटाने आए हैं या इंसानों को? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल के बारे में। 2008 में आई है ये फिल्म। कहानी की शुरुआत में हम 1928 को देखते हैं, जब एक माउंटेनियर पर्वतारोही कैंपिंग कर रहा होता है काराकोरम रेंज के अंदर इंडिया में। अचानक से एक मिस्टीरियस ग्लोइंग थिंग उसके सामने आती है और उसके कैंप के बाहर उसे दिखाई देती है। वो डिसाइड करता है कि वो पास जाकर उसे नज़दीक से देखेगा और तभी वो एक जायंट बॉल ऑफ लाइट को, जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है, उसे देख रहा होता है। उसे देखकर लगता है जैसे वो एक पतली परत बर्फ की से बनी हुई हो। उसके बाद जब उसे देख रहा होता है तो एक आदमी उससे एक पिकसैक से मारता है। इमीडिएटली वो नीचे गिर जाता है और वो स्फीयर और भी तेज चमकने लगता है। जब वो उठता है कुछ मिनट बाद तो वो डिस्कवर करता है कि वो स्फीयर जा चुका है और एक अजीब सा स्कार है जो उसके हाथ पर बना हुआ है। बहुत सारे साल बीत जाते हैं और अब 2008 में हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम हेलन है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और घर जा रही हैं अपने सौतेले बेटे जेकब के पास। वो लड़का उनसे बहुत दूर दूर रहता है जब से उनके पिताजी मर गए हैं, लेकिन हेलन अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। वो उसके बारे में बहुत केयर करती है और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अननोन पर्सन हेलन को कॉल करता है और कहता है कि गाड़ी उसे लेने आ रही है और उसे उसके साथ उसी समय जाना होगा। उसी समय पुलिस वाले वहां पर चारों ओर से इस घर को घेर लेते हैं और एक FBI एजेंट उनके घर पर नॉक करते हैं। वो हेलन से कहते हैं कि उन्हें अभी उनके साथ जाना होगा। वो रिफ्यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने से कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, और हेलन जेकब को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उन्हें अंत में आकर अपने नेबर के पास जेकब को छोड़कर जाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद हेलन को गाड़ी में उठाया जाता है। वो FBI एजेंट्स के साथ बाहर जाती है। वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। इवेंचुअली वो लोग एक एयरफील्ड पर पहुंचते हैं, जहां हेलन एक हेलीकॉप्टर में बैठती है, जहां पर बहुत सारे और साइंटिस्ट भी हैं अलग अलग फील्ड से, जैसे कोई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तो कोई सिविल इंजीनियर। हेलन की तरह वो सब साइंटिस्ट को उनके घर से उठाया गया है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। कुछ समय बाद ही जो ग्रुप है वो लिंकवुड मिलिट्री एकेडमी, जो न्यू जर्सी में है, वहाँ पर पहुँच जाता है और मिलिट्री उनसे पूछती है कि वो अपने सारे सेल फोन्स को बाहर छोड़ दें और एंट्रेंस के अंदर से लेकर ना आए। हेलन चुपचाप अपना फ़ोन फटाफट से छुपा लेती हैं अपने कपड़ों के अंदर, ताकि वो अंदर उसे लेकर जा सकें। उनके पुराने दोस्त माइकल उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और वो हेलन को वाइटल लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि उनका काम काफ़ी फेमस है और उन्हें एक डॉक्टर बुलाया जाता है, डॉक्टर कार्ल के नाम से। माइकल फिर गैदर करते हैं सारे साइंटिस्ट को एक रूम के अंदर एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए अपनी करंट सिचुएशन के बारे में। पता चलता है कि वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में, वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है और एक अनकन्वेंशनल ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। वो असल में जुपिटर की तरफ से आ रहा था और वो ऑर्बिट में गोल चक्कर खा रहा था, लेकिन उसकी स्पीड सर्कुलर नहीं, ऑर्बिटल नहीं, एलिप्टिकल नहीं, बल्कि हाइपरबोलिक है, जैसे उसे कहीं फेंकने के लिए स्पीड पर बढ़ाया गया हो। और अब वो 30,000 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ता हुआ पृथ्वी की तरफ आ रहा है और किसी भी समय वो हमारे प्लैनेट से भिड़ने वाला है। इस स्पीड की वजह से उसे शूट करना भी नामुमकिन है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग आपस में बात करते हैं और गवर्नमेंट की एजेंसी ने डिसाइड किया है कि वो एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाएंगे जो इस सारे चीज़ से डील करेंगे। उस कैटास्ट्रोफी से डील करने के लिए वो जो टीम है उनके पास सिर्फ 78 मिनट्स हैं, इससे पहले कि वो कॉस्मिक चीज़ आकर क्रैश हो जाए मैनहट्टन के ऊपर और अराउंड 8 मिलियन रेजिडेंट्स को मार दे। मीटिंग के बाद हेलन अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, जेकब को फ़ोन करती है और कहती है कि वो जाकर बेसमेंट में छुप जाए, ऑल्दो वो नहीं चाहते कि वो उसे कोई डिटेल्स दे। उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जेकब उसकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, क्योंकि वो उसे अपनी माँ नहीं मानता और उसका फ़ोन काट देता है।
लेकिन बाहर में एक फीमेल सोल्जर उसकी बातें सुन लेती है और उसे अरेस्ट करने की जगह उससे उसका फ़ोन ले लेती है। वो कहती है कि मैं भी अपनी फैमिली को फ़ोन करना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि वो सेफली यहाँ से बाहर निकल जाए। बाद में साइंटिस्ट जो हैं ट्रैवल साइट के ऊपर पहुंचते हैं जहां ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट होने वाला है और क्विकली सब लोग बहुत अलार्म हो जाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है। डर कर वो लोग हाथ पकड़ते हैं और काउंटडाउन के कुछ आखिरी सेकंड्स काउंट करते हैं, लेकिन उनके शॉक से पता चलता है कि कुछ भी नहीं होता। उस मोमेंट पे जब वो ब्राइट बॉल तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, अचानक से स्लो डाउन हो जाती है और आकर नीचे उतर जाती है। वो लैंड करती है सेंट्रल पार्क के बिल्कुल मिडिल में और लोग टेरर में भाग रहे होते हैं। उसके लैंड करने की वजह से कुछ लोग तो जख्मी होते हैं। साइंटिस्ट इमीडिएटली अपने प्रोटेक्टिव सूट पहन लेते हैं और केयरफुली उस ग्लोइंग स्फीयर को अप्रोच करते हैं। हवा के अंदर उसके अराउंड कुछ अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस और मिलिट्री फटाफट से वेपन्स लेकर वहां पहुंच जाती है और एरिया को घेर लेती है। अंत मोमेंट पे जो लाइट है वो ग्लो करना शुरू करती है ब्राइटली और उस स्फीयर में से एक एलियन क्रीचर बाहर आता है और हेलन स्लोली उसके पास जाती है। वो अपना हाथ एक्सटेंड करके मिलाने ही वाला होता है और जैसे ही वो हाथ मिलाता है पीछे से कोई शॉट फायर कर देता है और वो एलियन जाकर उसकी बाहों में गिर जाता है और खून बहने लगता है। अचानक से एक बड़ा सा ह्यूज क्रीचर बाहर आता है उस लाइट में से और उस पावर को यूज़ करके वो सारी इलेक्ट्रिसिटी एरिया की ले लेता है और सारी मशीनरी तोड़ देता है। एक अजीब सी अल्ट्रासोनिक आवाज़ वो निकालता है जिससे सारे लोगों के कान एकदम फटने लगते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद वो क्रीचर सीधा अपने एलियन के पास जाता है जो चोटिल है, लेकिन एलियन उसे मना करता है और एक मियर जेस्चर से वो रोबोट चुपचाप शट डाउन हो जाता है। सारी मशीनरी को बाहर निकलने का मौका मिलता है। उसके बाद इंजर्ड एलियन को मिलिट्री के बेस में लेबोरेटरी में ले जाया जाता है जहां उसका इलाज के लिए कोशिश की जाती है, पर मेडिक्स नहीं जानते कि वो एक अजीब से अननोन क्रीचर को कैसे ठीक करें, तो वो ज़्यादा समय लूज़ करने की कोशिश में परेशान होते हैं और एलियन की हालत बिगड़ती जा रही होती है। हेलन एडवाइस करती है कि इमीडिएटली एक सर्जन को बुलाया जाए जो आकर वो गोली उनके शरीर से निकाल दे। तो सर्जन वहाँ आते हैं और इमीडिएटली वो बुलेट फटाफट से निकाल देते हैं और एग्जैक्टली उसके बाद उन्हें पता चलता है कि कैसे उनकी स्किन एलियंस की बिल्कुल ह्यूमंस जैसी ही है अंदर से। वो नोटिस करते हैं कि उनकी बाहर का जो स्किन लेग टिश्यू है वो किसी शार्क जैसा है और अंदर एक नवजात शिशु की बॉडी है और वो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं उस एलियन की बॉडी को और वो एंटायर लेयर उतर जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और लेकिन एलियन एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल जैसे में होता है जहां उसकी कंडीशन मॉनिटर की जाती है। जैसे जैसे वो नोटिस करते हैं कि वो एलियन एक बच्चे से एकदम एक आदमी बन जाता है और इमीडिएटली पैनिक करना शुरू कर देता है। वो सब लोगों को परेशान हो जाते हैं, लेकिन हेलन आकर उसे एक फ्रेंडली वॉइस में बात करती है और वो शांत हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वो रिवील करता है कि कैसे उसकी शक्ल बिल्कुल उस माउंटेनियर से मैच करती है जो हमने शुरुआती 1928 वाले सीन में देखा था। अब ये उसके क्वेश्चंस जो है वो मैटर नहीं करते हैं, वो अभी सिर्फ हेलन के वर्ड्स रिपीट करता है। दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी जो है वो केओस और पैनिक के थ्रू जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटीजन जो हैं वो इवैक्यूएशन के लिए फटाफट से बाहर निकल रहे हैं और सारे लोग जो वर्ल्ड के हैं वो बड़ी बड़ी शहरों से बाहर निकल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो समझते हैं कि बड़े शहरों पर एलियंस का इन्वेजन हो गया है और उन्हें दूर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छुपाकर एक शेल्टर में भेज दिया जाता है और डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री रेजिना जो है वो सारी इमरजेंसी मीटिंग्स होल्ड करती हैं और पता कर देती हैं कि कैसे एलियंस को मैनेज किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि एलियंस ने एक स्पाई सैटेलाइट जो है उसे हैक कर लिया है और उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट की सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो नेशनल डिफेंसेस के बारे में उनको पता चल चुकी है। और मैटर्स वर्स करने के लिए जो ये ग्लोइंग स्फीयर्स हैं ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं जो पूरे वर्ल्ड में लैंड कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लैब पर पहुंचते हुए रेजिना
साइंटिस्ट की रिपोर्ट के बारे में सुनती है। फ्लैश सैंपल्स जो एलियन से लिए गए थे वो उसे दिखाया जाता है कि उसमें 3 डीएनए का प्रेजेंस है और वो तीनों डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। क्रीचर की बॉडी एक ह्यूमन, एक ग्रे फ्लैश ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव सूट जैसे प्लासेंटा होता है उससे बनी है और ऐसा लगता है कि वो पहले अर्थ पर आ चुके हैं ये ह्यूमन सैंपल लेने के लिए, जो अब तक पूरी तरह से परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख गया है और पानी के लिए मांग रहा है। उसके बाद उसके हाथ कांपते हैं, उसका ग्लास उसके मुंह तक लाया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसकी बॉडी इस क्लाइमेट के साथ एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम ले रही है। फिर हम देखते हैं कि रेजिना उसे इंटरोगेट करने की कोशिश करती है पर उसके क्वेश्चंस को वो इंटेरोगेशन के दौरान इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हेलन उससे पूछती है कि वो अपने बारे में रेजिना को बताए, तो एलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि मेरा नाम क्लाटू है और वो कहता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ वो दूसरी सिविलाइजेशन का। वो कहता है कि मैं एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ ह्यूमन के साथ ताकि मैं सारे वर्ल्ड लीडर से बात कर सकूँ, पर रेजिना मना कर देती है। ये देखते हुए कि क्लाटू का ऑफर वो नहीं मानती है, वो उससे कोई भी बात बताने से मना कर देता है। रेजिना ऑर्डर करती है कि उसे ट्रूथ सीरम इंजेक्ट किया जाए और उसके बाद उसे एक लोकेशन पर ले जाकर इंटेरोगेट किया जाए पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि क्लाटू के लिए यहाँ पर होना उनकी सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिस्कवरी है और वो अपने आप के इस खोज को सीक्रेट सर्विसेज को हैंड नहीं करना चाहते, लेकिन रेजिना मानती है कि वो एलियन एक बड़ा खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए और वो जुरिस्डिक्शन में आता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के। माइकल और रेजिना इस बात पे आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। उन्हें हेलन खुद आकर रोकती है और बोलती है कि मैं इस एलियन को अपने आप इंजेक्ट करूंगी और वो सारे परफॉर्म करूंगी टेस्ट जो नेसेसरी होंगे। हेलन जो है उसे एक वायल देती है ट्रूथ सीरम का, लेकिन वो जानबूझकर छुपाकर फार्मेसी से एक और वायल ले आती है जिसमें सिर्फ सेलाइन वाटर होता है। जब रेजिना क्लाटू से कहती है कि उसे एक सिक्योर जगह पर ले जाया जा रहा है, तब क्लाटू कहता है कि वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन रेजिना मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसने पृथ्वी पर इलीगली इन्वेड किया है और उसके बड़े से रोबोट ने मिलिट्री पर हमला किया है। क्लाटू पॉइंट आउट करता है कि बायो रोबोट तभी एक्टिवेट होता है जब उसकी प्रेजेंस में कोई वायलेंस किया जाए, बट रेजिना ये बात को इग्नोर करती है और ऑर्डर करती है हेलन से कि वो इंजेक्शन लगा दे। हेलन फिर उसे सीरम की जगह सेलाइन वाटर का इंजेक्शन लगा देती है और उसके कान में छुपके से कहती है कि समय मिलते ही मौका देख के वो वहाँ से भाग जाए। उसके बाद हेलन इमीडिएटली वहाँ से क्लाटू को दूसरी तरफ भेज देती है, जहाँ क्लाटू को एक कमरे में ले जाया जाता है और चेयर से बांधा जाता है और उस रूम के अंदर एक लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ मशीन लगी है। वहाँ पे एक एजेंट जो है एक सीरीज ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन से पूछता है और मॉनिटर चलाने की कोशिश करता है। उसकी रीडिंग्स को वो मॉनिटर पर चेक करता है। क्लाटू ऑफर करता है कुछ अजीब से सवालों के जवाब जिनसे उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके बाद क्लाटू अपनी पावर से उस डिटेक्टर को रीप्रोग्राम कर देता है और सीधा उस एजेंट को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। फिर क्लाटू जो है कंट्रोल ले लेता है उस आदमी के दिमाग का और उससे पूछता है कि मिलिट्री बेस से बाहर निकलने का क्या रास्ता है और वो उसे ये भी ऑर्डर करता है कि वो अपना सूट उसे दे दे। फिर क्लाटू जो है उसकी पावर से कंट्रोल लेकर सारे सिक्योरिटी कैमरास के लोकेशन सीख लेता है और सारे गार्ड्स जो हैं उन्हें भी अल्ट्रासोनिक आवाज से स्टन कर देता है और उसके बाद वहाँ पे अलार्म चला जाता है और सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। क्लाटू फिर चुपचाप इसी शोर के अंदर बिल्डिंग छोड़कर निकल जाता है। भीड़ के अंदर फंसी हुई जो हेलन है वो सैंपल ले लेती है एलियन की फ्लैश का और वहाँ से चली जाती है। रेजिना ऑर्डर करती है कि सारी पावर का इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उस आदमी को पकड़ा जाए। इवेंचुअली क्लाटू एक ट्रेन स्टेशन पर आ जाता है जहाँ वो बहुत सारे कियोस्क को देखता है क्योंकि एक ट्रेन का डिपार्चर कैंसिल हो जाता है। क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ह्यूमन जैसी दिखती है और ह्यूमन जैसी ही है, तो क्लाटू को भूख लगती है तो वो अपनी पावर यूज कर एक फ्री सैंडविच निकाल लेता है वेंडिंग मशीन में से और एक बच्चा उसे सरप्राइजिंगली देख रहा होता है। क्लाटू चांस लेता है देखने के लिए कि सोसाइटी यहाँ पर कैसे काम करती है और वो नोटिस करता है कि इंसान कितने अग्रेसिव हैं
और सब लोग वेट करने की वजह से चिड़चिड़े हो चुके हैं। सडनली उसे बहुत ही बीमार फील होता है और वो बाथरूम की तरफ जाता है और वो नोटिस करता है कि इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है और उसके चोट में से खून आ रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर हेलन को गाड़ी में फोन आता है कि उनके एक पेशेंट हैं जो ट्रेन स्टेशन पर हैं। वो रियलाइज कर लेती हैं कि वो क्लाटू ही है। हेलन इमीडिएटली स्टेशन जाती हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में ले आती हैं। फिर वो क्लाटू को गाड़ी में बिठाकर जेकब से मिलवाती हैं, जो अजीब सा रूड बिहेव कर रहा होता है। क्लाटू हेलन से पूछता है कि उसके पास वो जो ग्रे टिश्यू का सैंपल है वो कहाँ है, तो जो वो सैंपल है वो उससे दे देती है और वो अपने चोट पर लगा लेता है, जिससे वो इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिकन मिलिट्री जो है कोशिश करती है कि वो उस बायो रोबोट को डिटेक्ट करने की कोशिश में अप्रोच करे। डेंजर सुनते ही वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर की वजह से वो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का कंट्रोल गेन कर लेता है और मिनटों में डिस्ट्रॉय कर देता है। जो अटेम्प्ट होते हैं अटैक करने की एलियन पर वो सब फेल हो जाते हैं और मिलिट्री लीडर्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। फिर हेलन के पास हम देखते हैं कि वो एक स्पेसिफिक रूट के ऊपर चल रही है जिसे क्लाटू ने कहा है उसे फॉलो करने के लिए। जेकब नोटिस करता है कि जो कार है वो शहर छोड़कर जा रही है और उसके बाद वो बोलता है कि उसे एलियन से नफरत है और अगर उसके पिताजी यहाँ होते तो वो उनसे बहादुरी से लड़ते और उन्हें मार देते। इवेंचुअली वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पे और जेकब जो है बाथरूम के लिए चला जाता है। उसके बाद क्लाटू हेलन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि कैसे इस लड़के का बाप एक मिलिट्री इंजीनियर था और उसकी मदर चाइल्ड बर्थ के समय ही मर गई थी। हेलन ने फिर जेकब के फादर से शादी की, लेकिन 1 साल बाद वो भी मर गए। जेकब अब उसके पास है और उसके बाद जो ट्रायो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मिस्टर क्लाटू मिस्टर वू से मिलते हैं, जो वो भी एक एलियन है और ह्यूमन फॉर्म में 70 साल पहले अर्थ पर आए थे ह्यूमैनिटी को पढ़ने के लिए। मिस्टर वू एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने ह्यूमंस को बहुत डिस्ट्रक्टिव, जिद्दी और एकदम अनविलिंग टू चेंज देखा है और क्लाटू अग्री करता है इस बात से। तो मिस्टर वू से कहता है कि आप हमारे साथ चलिए और ऑपरेशन को मैं प्रोसीड कर लूँगा। मिस्टर वू कहते हैं कि मैं इस रिसर्च के दौरान अर्थ पे रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अच्छाई भी है। अब मेरी एक फैमिली है और मैं अपने आखिरी के कुछ समय के अंदर यहीं पे रहना चाहता हूँ और उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मिलिट्री जो है एक सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव पैनल को सर्व तरफ अरेंज कर देती है उस इनएक्टिव जायंट बायो रोबोट के, होप करने की कोशिश में कि वो सारी पावर्स को ब्लॉक कर लेंगे। फिर उनके बाद उनकी इमरजेंसी हॉटलाइन जो है वो बहुत सारे कॉल से ड्राउन हो रही होती है क्योंकि सब लोगों ने क्लाटू को देखा हुआ होता है। फिर एलियन ऑफिशियली एक फ्यूजिटिव की तरह, क्रिमिनल की तरह प्रेजेंट किया जाता है टीवी के ऊपर और फिर जब वो ट्रायो हैं वो वापस न्यू जर्सी के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वुड्स में आते हैं तो क्लाटू गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बाहर निकल जाता है। तो हेलन जेकब से कहती है कि वो वेट करे ताकि वो उसे फॉलो कर सके। जब वो वुड्स में जाते हैं तो एक वियर्ड इंसेक्ट्स का स्वार्म जो है उसके पास से गुजरता है और वो फॉलो करता हुआ उसे लेक की तरफ ले जाता है जहाँ क्लाटू पानी की तरफ देख रहा होता है। अचानक से एक ग्रोइंग ऑर्ब जो है वहाँ से निकलता है उस लेक में से और क्लाटू जो है इनिशिएट करता है इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो एक्टिवेट कर देता है सारे एलियन स्फीयर्स को जो अर्थ पर लैंड हुए थे। एक शॉक हुई हेलन अपनी गाड़ी के पास वापस चली जाती है और उसके बाद जेकब कुछ समझ जाता है कि गलत हो रहा है। उसे डर लगता है कि हेलन क्लाटू से शादी कर लेगी और उसके फादर का घर ले लेगी। वो हेलन की बात नहीं सुनता जब हेलन उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जंगल में भाग जाता है। हेलन उसे पीछा करती है और सडनली नोटिस करती है कि वहाँ एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट है जो ट्रीज के बीच में आ रही है। वो ग्लोइंग स्फीयर अब प्लैनेट से दूर जा रहा था बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ निकलकर। वो स्फीयर सिर्फ जो बड़े वाला था अर्थ पर रह जाता है जिसमें क्लाटू आया था। क्लाटू की बात करते हुए हम समझते हैं वो वापस फॉरेस्ट में आता है और देखते हैं कि हेलन जो है उसे शहर वापस ले जाती है, पर हेलन उसकी आगे मदद नहीं करना चाहती तब तक जब तक वो उसे बता न दे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। क्लाटू उसे बताता है कि वो सारी इंसान जाति को मारने आया है
क्योंकि इंसान जाति अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है और जो सारे प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में वो उनमें से एक किसी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में ये सब चीजें देखते हुए अर्थ को बचाना चाहते हैं। क्लाटू जो है अब दोबारा ह्यूमन इन्फेस्टेशन को रिमूव करने के लिए पैदा हुआ है और हेलन जो है ये सारी बातें सुनकर कन्विंस करने की कोशिश करती है क्लाटू को कि ह्यूमंस बदल सकते हैं, उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। पर क्लाटू उसे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को देख रहा है बहुत सालों से और चेंज कभी नहीं आया है। अब सिचुएशन एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई है और सब कुछ नष्ट होने लगा है। इसके बाद जो प्रोसेस जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है और अब कुछ बदला नहीं जा सकता। उस मोमेंट पे पुलिसमैन हैं वहाँ पर आते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और वो गन निकाल लेते हैं जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये आदमी वांटेड है, तो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जेकब जो है क्लाटू से कहता है कि वो पुलिस वाले को कोई चोट ना पहुंचाए, लेकिन क्लाटू कहता है कि उनका पेन बहुत थोड़ा सा होगा और वो फ्लिक ऑफ हैंड से उस पुलिसमैन को क्रश कर देता है और अपनी हेलन की गाड़ी से मार देता है। जेकब फ्रीक आउट करता है पर क्लाटू उसी समय अपनी सारी पावर्स को जोड़कर गाड़ी में से पावर लेकर उसे रिवाइव कर देता है, एक्सप्लेन करते हुए कि व्हीकल की एनर्जी एक डिफिब्रिलेटर की तरह काम करेगी। क्लाटू एक्सप्लेन करता है कि वो उस आदमी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, सिर्फ टेम्परेरी उसे एक हर्डल की तरह से निकालना चाहता था। हेलन कन्विंस हो गई है कि क्लाटू सब चीज़ों को देखता है और समझता है और वो प्रपोज करती है कि वो क्लाटू को एक आदमी से मिलवाएगी जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमंस की तरफ बदल देंगे। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विसेज में सब लोग उन स्फीयर्स को देखते हैं जाता हुआ, फिर वो वीडियो फुटेज निकालते हैं उन ग्लोइंग ऑर्ब्स की जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अर्थ से दूसरी तरफ बाकी सारे क्रीचर्स को दिखाने के लिए। रेजिना रियलाइज करती है कि ये स्फीयर्स आर्क्स हैं नोआ की तरह और फ्लड जल्दी ही आने वाला है। उसके बाद मिलिट्री प्लेस जो है वो बायो रोबोट को एक सालों डीप अंडरग्राउंड के अंदर लेकर आती है और सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जब हम देखते हैं कि हेलन क्लाटू को कार्ल के पास लेकर आती है। कार्ल जो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं जिनके साथ वो काम करती है। क्लाटू जो है वो एक फॉर्मूला देखता है बोर्ड पर लिखा हुआ, वो डिसाइड करता है कि वो उसे ठीक कर देगा। कार्ल उन्हें क्विकली ज्वाइन करते हैं और वो दोनों प्रॉब्लम को साथ में फिनिश कर देते हैं। इससे कार्ल गेस कर पाते हैं कि क्लाटू असल में वो एलियन ही है। दूसरे कमरे में जेकब टीवी देखता है और हॉटलाइन पे कॉल करता है और कहता है कि क्लाटू हमारे पास है और मैं तुम्हें उनका लोकेशन भेज रहा हूँ। उसके बाद लिविंग रूम में कार्ल वंडर करता है कि क्लाटू सिविलाइजेशन से जिस आया है वहाँ से वो सर्वाइव कैसे कर पाया पृथ्वी पर। क्लाटू एक्सप्लेन करता है कि जो सिविलाइजेशन है उनका सन मरने वाला था और उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और फिर उन्होंने इवॉल्व किया सर्वाइव करने के लिए। कार्ल पॉइंट आउट करता है कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन से वापस आने का। अगर ह्यूमंस उस पॉइंट पर हैं तो उन्हें कुछ और टाइम दिया जाना चाहिए सब चीज़ें ठीक करने का। क्लाटू इस बारे में बहुत सोचता है पर उनकी चैट को सडनली इंटरप्ट किया जाता है जब बहुत सारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वहां आ जाते हैं। क्लाटू, हेलन और जेकब कार्ल के घर से निकल रहे होते हैं हरी में और बाहर निकलते वक्त कार्ल हेलन से कहता है कि वो एलियन का माइंड तो नहीं बदल पाया पर शायद वो एक्शन को बदल सकती है। रायो वहां से निकलता है और छुपने की कोशिश करता है मिलिट्री से। वो जंगल में पहुंच जाते हैं पर जेकब बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर है वो एलियन। उससे उनका अटेंशन उसकी तरफ आ जाता है और हेलन उससे पूछती है कि क्या उसने पुलिस को बुलाया था, तो वो कहता है कि हाँ, मेरे फादर अगर यहाँ होते तो वो भी यही करते। इस बात से परेशान होकर हेलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके फादर हमारे साथ नहीं हैं और इस वजह से वो लड़का रोने लग जाता है। फिर अचानक से एक हेलीकॉप्टर कैप्चर कर लेता है हेलन को और इमीडिएटली उसे अपने साथ ले जाता है और बाकी दोनों हेलीकॉप्टर साथ में क्लाटू को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं और फायर खोल देते हैं, पर क्लाटू उनकी पावर को यूज करके उन पायलट्स को ही स्टन कर देता है और उनके हेलीकॉप्टर एक दूसरे के साथ क्रैश कर जाते हैं। इन सब चीज़ से डरा हुआ जेकब वुड्स में भागता है और एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाटू उसे पकड़ लेता है और गिरने से पहले बचा लेता है क्योंकि वो एक नदी में गिरने वाला होता है। क्लाटू उस बच्चे को कन्विंस करता है
इस बच्चे को उसे फॉलो करना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि हेलन जो है रेजिना से मिलती है और कहती है कि उसे जाने दिया जाए और एक्सप्लेन करती है कि क्लाटू सिर्फ उसी की बात सुनता है और सिर्फ वही क्लाटू को रोक सकती है, पर रेजिना इस बात से मना कर देती है। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस जो हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जायंट रोबोट पर मिलिट्री बेस के अंदर और वो ट्राई करते हैं एक पीस ऑफ आर्मर के साथ उसे तोड़ने का। फिर वो डायमंड ड्रिल को लेके जाते हैं, लेकिन टेक्नीशियन के करने के बाद भी वहाँ पे वो चीज नहीं ठीक होती और अंदर सब कुछ क्रैक होने लगता है। वो ब्रोकन ग्रिल को ट्राई करती है ठीक करने का अंदर जाके और एक वियर्ड इंसेक्ट जो है वो उस बायो रोबोट से बाहर निकलते हैं और इंसेन रेट पर उस ड्रिल को खा जाते हैं और उसके बाद वो उसके कपड़ों में भी चले जाते हैं और साथ में उस इंजीनियर को भी खा जाते हैं। सडनली पूरा जायंट रोबोट एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो असल में वैसे ही कीड़े होते हैं जैसे नैनो रोबोट्स में होते हो। वो फटाफट सारी चीज़ों को खाने लग जाते हैं और एक साथ विंडो को क्रैक करके एस्केप कर जाते हैं। कुछ आदमी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस को सील कर दिया गया होता है तो उन्हें यहाँ पे वेट ही करना पड़ता है। धीरे धीरे सब कुछ डस्ट में बदलता जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिलिट्री रिपोर्ट वापस आती है रेजिना के पास सिचुएशन के बारे में और वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे नैनो रोबोट्स को रोकना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं उनकी तरफ, लेकिन वो बहुत सारे एलियन बग्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। अब वो जो हैं सब चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, उन्होंने बड़ा सा क्लाउड फॉर्म कर लिया है और वो हर डायरेक्शन में जाते वक्त तबाही मचाते जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़े सारे स्टेडियम को भी डस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पाती तो रेजिना हेलन को रिलीज़ कर देती है क्योंकि वही है जो क्लाटू से बात कर सकती है। माइकल उसके साथ जाता है फॉरेस्ट में। क्लाटू जेकब को एक वुड्समैन के कैबिन में लेकर आता है जहाँ पे वो उसे हेलन को फ़ोन करने के लिए अलाउ करता है और वहाँ पर वो फ़ोन ख़राब होता है तो इमीडिएटली उसे ठीक कर देता है। वो लोग एक सेफ जगह पर पहुँचने के लिए एग्री करते हैं। जेकब और क्लाटू बाहर निकलने लगते हैं तो जेकब एडमिट करता है कि वो अब क्लाटू से डरता नहीं है और वो नहीं चाहता कि क्लाटू मरे। इस बात से क्लाटू का बिलीफ ह्यूमैनिटी की तरफ बदल जाता है। मोमेंट्स लेटर हम देखते हैं कि वो लोग एक सेमेट्री में पहुंच गए हैं जहाँ जेकब के फादर दफन किए गए हैं। वो डेस्परेटली क्लाटू से कहता है कि अपनी रेजरेक्टिंग पावर को यूज करके जैसे उसने पहले उन पेट्रोलमैन को जिंदा किया था वो उन्हें भी जिंदा कर दे। लेकिन क्लाटू की जो पावर है वो लिमिटेड है और वो सब कुछ सही नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बॉडी एकदम सड़ चुकी है अब और वापस नहीं लाई जा सकती। गुस्से में जेकब क्लाटू से जाने के लिए कहता है पर उसी मोमेंट पर हेलन आ जाती है और भागता हुआ वो लड़का जाकर उसे बहुत तेज हक कर लेता है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि जेकब फाइनली टर्म्स पे रहता है अपने फादर की डेथ के साथ। वो हेलन से अपोलोजाइज करता है अपने बिहेवियर के लिए और अग्री करता है कि वो प्रॉपर फैमिली की तरह रहेंगे। इस इमोशनल मोमेंट को देखकर क्लाटू कन्विंस हो जाता है कि ह्यूमैनिटी में एक पॉजिटिव साइड है और ह्यूमंस एक चांस डिजर्व करते हैं। तो वो जो हैं वहाँ पर देखते हैं कि उनको बदलाव की ज़रूरत है और जो उनके जीने का तरीका है हेलन प्रॉमिस करती है कि सब बदल देंगे। वो क्लाटू जो है ये सब चीज़ें देखता है, फिर वो नैनो रोबोट्स को देखता है और वो सबको रोकने की कोशिश करता है। जो क्लाउड्स ऑफ नैनो रोबोट्स हैं वो फटाफट सारे न्यूयॉर्क के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और सब कुछ उनके रास्ते में आ रहा है। लोग, बिल्डिंग, व्हीकल सब खाते जा रहे हैं। रेजिना प्रेसिडेंट से बात करती है, यूनाइटेड स्टेट्स कर एक्सप्लेन करती है कि वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पीसफुल निगोशिएशन के थ्रू। हाउएवर प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि वो डेस्परेट हैं और वो ऑर्डर करते हैं कि मिलिट्री एक्शन को रिज्यूम किया जाए। हेलन, जेकब, क्लाटू, माइकल भागते हैं न्यूयॉर्क की तरफ उस बचे हुए स्फीयर को देखने के लिए। सारी स्ट्रीट्स खाली होती हैं। मिलिट्री ने रोक ब्लॉक किया होता है बट क्लाटू माइकल को ड्राइव करने के लिए बोलता है उनके थ्रू। पहले तो सोल्जर्स उन्हें चेस करते हैं लेकिन फिर उन्हें ऑर्डर मिल जाते हैं स्टे के। सेकेंड्स लेटर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर वो लोग पहुँच गए हैं और सरप्राइज्ड हैं कि वहाँ पे मिलिट्री और साइंटिस्ट नहीं है। उस मोमेंट पे एक एयरफोर्स बॉम्बिंग शुरू कर देती है इस एरिया के अंदर जैसे प्रेसिडेंट करना चाहते थे, जिस वजह से एक कार फ्लिप होकर क्रैश कर जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है जिससे पार्क में आग लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली माइकल इस वजह से मर जाता है पर बाकी सब लोग ठीक होते हैं। नैनो रोबोट्स जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद कार क्रैकअप होना शुरू हो जाती है। क्लाटू जेकब को और हेलन को बाहर निकालना चाहता है तो उन्हें एक पार्क में छुपा देता है और सीधा वो स्फीयर की तरफ जाता है। लेकिन बग क्लाउड को अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्होंने पूरा कवर कर लिया है सब चीज़ों को। जो ट्रायो है वो ब्रिज के नीचे जाके छुप जाता है। अचानक से जेकब के नाक से खून बहने लग जाता है और पता चलता है कि वो लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जो बग्स हैं उनके अंदर भी आ गए हैं और उन्हें स्लोली खा रहे हैं।
इस वजह से हेलन उनसे भीख मांगती है हेल्प करने की, तो वो दोनों के हाथ पकड़ लेता है और अपनी पावर से उन बग्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो जेकब है वो वेकअप हो जाता है और क्लार्टो कंफर्म करता है कि कार्ल बिल्कुल ठीक था। ह्यूमंस केपेबल हैं चेंज होने के, चाहे वो विनाश के एज पर ही क्यों ना हो। उसके बाद वो फैमिली को गुड बाय लुक देता है। क्लार्टो बाहर निकलता है स्लोली। फोर्स जो है नैनो रोबोट्स की तरफ आ रही होती है, वो स्फीयर के पास पहुंचता है, ग्रोइंग ऑर्ब को टच करता है, जिस वजह से सब बॉडीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है सारे नैनो रोबोट्स की। सारे डेड बग्स ऊपर से नीचे गिर जाते हैं प्लैनेट के ऊपर और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर मरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिटीज में अंधेरा हो जाता है और टेक्नोलॉजी सब चीज़ों से पर्ज हो जाती है। ये एक प्राइस है जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्हें पे करना पड़ा है। अब उन्हें बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी होगी जैसे क्लार्टो समझा कर गया था। हेलन और जेकब बाहर निकलकर उस ग्लोइंग स्फीयर को बाहर जाते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्लार्टो ने अपना सारा एसेंस यहाँ छोड़ दिया है और क्लार्टो मर गया है। उसने अपनी जान दांव पे लगाकर इन्हें बचा लिया है और पृथ्वी को भी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।